अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा नाम उमैर अब्बास है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वी यू ब्राइट फ्यूचर। सबसे पहले आपको हमारे वी यू ब्राइट फ्यूचर में मोस्ट वेलकम किया जाता है। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज MTH 401 का लेक्चर नंबर 24 है। अगर आपने 23 लेक्चर नहीं वॉच किया, नहीं सुना तो आप पहले उसको देखें, देन इसको देखें और इंशाल्लाह आपको उसकी समझ आने से ये लेक्चर ईज़ी लगेगा। वहाँ था डैम्पिंग फ़ोर्स था, यहाँ पे फ़ोर्स्ड मोशन है। इसमें भी वही चीज़ें हैं, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है। वेट mg है हमारे पास, रिस्टोरिंग फ़ोर्स माइनस के, एस प्लस एक्स है, माइनस बीटा है, dx/dt और यहाँ पे एक्सटर्नल फ़ोर्स यूज़ हुई है जो एफ ऑफ टी है। हियर एक्स डिनोट द डिस्टेंस और इसके यहाँ पे देखें, यहाँ पे फ़ोर्स हमने सारी फ़ोर्स को प्लस किया है, जैसे उस लेक्चर में किया था mg माइनस के इंटू ये वाले। अच्छा, इनके साइन नेगेटिव थे तो इधर आके पॉजिटिव ही रहे हैं और साथ में ये वाली फ़ोर्स भी ऐड हो गई। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक क्या होता है, फ़ोर्स F इज़ इक्वल टू ma। m हम वैसे लिखते हैं और a को हम लिखते हैं डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। देयरफॉर तो ये इक्वेशन इस टाइप की बन जाएगी। बट एम जी माइनस के एस इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्विलिब्रियम है। हमने लेक्चर नंबर 23 में इसको देखा था। तो वो पुटिंग करेंगे तो एम जी माइनस के एक्स जहाँ पे था वहाँ पे ज़ीरो होगी, तो हमारे पास बाकी ये इक्वेशन बच गई। डिवाइडिंग एम, अब देखें ये जो एम है इसको हमने ख़त्म करना है तो इसको हम एम पे, पूरी इक्वेशन को एम पे डिवाइड कर देंगे। यहाँ से एम ख़त्म हो जाएगा, माइनस के ओवर एम बन जाएगा, माइनस बीटा और एम बन जाएगा और एफ ऑफ टी ओवर एम बन जाएगा। अब जो ये एफ ऑफ टी के अलावा हैं इन सब को इधर से उठाएं और इसके लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, तो इधर माइनस के थे उधर जाके प्लस के हो गए, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को इस तरतीब से लिख दिया कि पहले सेकंड डेरिवेटेड, फिर फर्स्ट डेरिवेटेड, फिर कांस्टेंट और इसका इधर बाकी फंक्शन आ गया। और हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2 लैम्डा। अगर आपको याद हो, हमने पिछली इक्वेशन ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, ये हो गया। यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारे पास क्या हो गया, ये कैपिटल एफ है और ये स्मॉल एफ ऑफ टी ओवर एम है, 2 लैम्डा बीटा ओवर एम है, ओमेगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के ओवर एम है। ये हम लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस कर चुके हैं। द लास्ट इक्वेशन इज द नोन एज द homogeneous differential equation growing the forced motion with the damping. To solve this equation, अब हम करते हैं इसके एग्जांपल। इंटरप्रेट एंड सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमने सॉल्व करनी है। 1 ओवर डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस 1.2 डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2x इज इक्वल टू 5 cos 4t। अब देखें, अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो ये हमारे पास बन जानी थी होमोजीनियस। अब यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, कुछ है, तो ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस है। और इसने एक्स ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1/2 और एक्स डैश ज़ीरो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये उसने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी है। इंटरप्रेट करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे मास हमारे पास क्या है, 1/5 kg स्लैग, मास अटैच विद द स्प्रिंग, यहाँ पे के हमारे पास 2 है और इसके बाद यहाँ पे बीटा हमारे पास 1.2 है और जो एक्सटर्नल फोर्स है जो राइट साइड पे यूज़ हुई है वो एफ कॉस 4t है। अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमारा सोल्यूशन है 1/5 dx, ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को, ये जैसे उधर m था तो ये 1/5 है, तो इसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीपल कर देंगे। 5 से मल्टीपल करेंगे तो 1.2 हमारे पास 6 बन जाएगा, 2 हमारे पास 2 के साथ होता 10 हो जाएगा और यहाँ पे 25 cos 4t। अब ये 4 को भी 5 से ज़रब नहीं दे देनी क्योंकि ये एंगल है, तो ये 4t ही रहेगा। फर्स्ट हम जो है ना इस इक्वेशन को, यानी कि जो लेफ़्ट साइड है उसको सपोज़ कर लेंगे कि वो होमोजीनियस है और इसके राइट साइड पे क्या बच जाएगा, ज़ीरो बच जाएगा। पुटिंग ये हम पीछे कर चुके हैं। पुटिंग कैसे करते हैं, एक्स इज़ इक्वल टू ई के हम ई की एम टी, इसका फर्स्ट डेरिवेटेड, इसका सेकंड डेरिवेटेड और इसकी एक्सेलरेशन कैसे बन जाएगी, ये हम लेक्चर नंबर 23 में कर चुके हैं। एम स्क्वायर प्लस 6m प्लस 10। अब इसके हमने रूट्स बनाने हैं। यहाँ पे देखें हम फैक्टर नहीं बना सकते, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे कि माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट ओवर 2a। तो सिंपल सी वैल्यूज़ पुट की, हमारे पास ये आ गया
वैल्यूज़ पुट कर दी तो यहाँ पे 36 माइनस 40 आना था, माइनस का 4 बच जाएगा, इसका अंडर रूट लिया, आयोटा 2 आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास -3 प्लस माइनस आयोटा। ये बुक में हमारा ये लिखा हुआ है, बाकी ये सारा मैंने खुद सॉल्व किया है। यहाँ से एक बात और आपके माइंड में आ गई होगी कि अगर हम m के रूट्स देखें तो हमारे पास कम्प्लेक्स हैं, क्योंकि इनमें आयोटा m1 ये हो गया, m2 ये हो गया। एज नो डैट द रूट्स आर द कम्प्लेक्स रूट्स जब कम्प्लेक्स हों तो सो द कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये बनता है x ऑफ c इज इक्वल टू e⁻³ c1 cos t प्लस c2 sin टी। ये हम लेक्चर नंबर 23 में पढ़ चुके हैं। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल उसका ये है एक्स पी इज इक्वल टू ए कॉस टी होता है। अब यहाँ पे एंगल क्या 4t है तो हमारे पास 4t आ गया, ए कॉस 4t प्लस बी साइन 4t। इसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फिर इसका हमने अगेन सेकंड डेरिवेटिव ले लिया। उसके बाद ये डेरिवेटिव सिंपल सा है, ये देखें ए कॉस था, कॉस की वजह से माइनस हो गया, ये 4 जो है ये स्टार्ट में आ गया और ए वैसे का वैसे रह गया, कॉस की जगह साइन हो गया, इसी तरह इधर भी हो गया और जब हमने अगेन डेरिवेट लिया तो ये हो गया। अब हमारी जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन हमने बनाई थी वो इस टाइप में हम लिख सकते हैं। अब इस तरह हम इसमें जो ये हमने डेरिवेट निकाले हैं वो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। यहाँ से चल के यहाँ तक देखें सेकंड डेरिवेटिव पुट किया है, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट डेरिवेटिव और ये जो हमने एक्स पी कहा था वो डेरिवेटिव पुट किया है। और ये 10 जो है इक्वेशन 10 और ये वाला 6 हमारा जो इक्वेशन में दिया गया था वो आ गया। अब देखें माइनस का 6a कॉस 4t माइनस का 16b साइन 4t माइनस का 24 साइन 4t ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। अब देखें यहाँ से माइनस का 16 और ये कॉस वाले एक कॉस ये है, एक ये है और एक ये है। अब देखें ये माइनस का 16 था, ये जमा का 10 ए है तो हमारे पास माइनस का 6a कॉस 4t बच गया। उसके बाद जमा का 24b कॉस 4t ये बच गया। इसी तरह साइन का ये माइनस का 16 ये जमा का 10 तो हमारे पास माइनस का 6b बच गया और माइनस का 24 ए साइन 4t ऐसे आ गया। अब देखें इस में से कॉस 4t कॉमन ले लिया, इसमें से साइन 4t कॉमन ले लिया तो हमारे पास जो एक्सिलरी इक्वेशन सब्स्टिट्यूटिंग इन द गिवन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल वो ऑब्टेन इसमें हमने पुट कर दी और इसके राइट साइड पे जो हमारे इक्वेशन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया था वो हमारा इधर आ गया। तो ये देखें 25 कॉस 4t ये हमारा जो राइट साइड पे दिया गया था वो आ गया। अब देखें cos 4t और cos 4t कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 25। अब इधर से कुछ नहीं बचा तो साइन को हम नहीं लिखते तो हमारे पास क्या बच जाएगा 0 बच जाएगा। ये इसकी दो इक्वेशन बन गई, इनके कोएफिशिएंट हमने निकाले। अब इक्वेशन 1 को मैंने इस तरह लिख दिया क्योंकि मैंने इधर बी पहले लिखा हुआ था तो मैंने ए को पहले लिख दिया और बी को बाद में लिख लिया। अब इनको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 को हमने 4 से मल्टीपल कर दिया तो हमारे पास ये बन गया। अब एडिंग इन इक्वेशन 3 एंड 2 इसमें एडिंग किया तो हमारे पास सिंपल सी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं ए से ए कैंसिल हो गया 24 ए से ये 102 बी इज इक्वल टू 100 बी इज इक्वल टू हमारे पास ये बच गया। उसके बाद बी की वैल्यू हम किसी एक में पुट कर देंगे तो उसमें से ये देखें हमने पुटिंग की और सिंपल से कैलकुलेशन करके हमने ए की वैल्यू फाइंड कर दी। ए इज इक्वल टू माइनस का 25 बटा 102। अब इसकी हमने ए 4 कॉस जो टी था प्लस बी साइन टी था तो यहाँ पे ए और यहाँ पे बी की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो हमने वैल्यू पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है ये जनरल सोल्यूशन होता है ये वाला। तो एक्स सी इज प्लस एक्स सी का क्या मतलब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन और ये पार्टिकुलर सोल्यूशन। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये वाला जवाब आ गया। अब देखें उन्होंने कंडीशन दी हुई थी एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2 था और एक्स प्राइम का क्या मतलब होता है, ये जो एक्स ऑफ टी हमने निकाला है इसका हमने डेरिवेट ले लेना। अब इसका हमने डेरिवेट लिया, सिंपल सा डेरिवेटेड है, आपको मैं समझा देता हूँ। e⁻³ था उसमें से 3 स्टार्ट में आ गया और e⁻³ यानी कि फर्स्ट का डेरिवेटेड हो गया, सेकंड एज इट हो गया, फिर इस फर्स्ट एज इट हो गया और सेकंड का डेरिवेट हो गया और इधर तो सिंपल डेरिवेटेड ही अप्लाई हो गया है।
तो ये देखें सिंपल सा डेरिवेटिव अप्लाई किया है, हमारे पास ये कंडीशन बन गई। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। नो एम्प्लाइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में हम ये देखें एक्स ऑफ नॉट इज इक्वल टू 1/2। ये पहले जो हमने जनरल सोल्यूशन फाइंड किया उसमें हमने यानी कि इसका मतलब ये जो है ये टी की वैल्यू है। जहाँ जहाँ टी हम 0 पुट करेंगे उसके राइट साइड पे हम 1 लिख देंगे, तो उससे हमारे पास C1 की वैल्यू ये आ जाएगी। इस तरह और C2 की हमारे पास वैल्यू इस तरह आ जाएगी, एक्स ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2। अच्छा, अगर किसी को समझ ना आ रही हो कि ये वैल्यूज़ कैसे पुट की हैं, तो मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे था, ये हमारे पास आया पहला जनरल सॉल्यूशन। अब इसमें एक्स ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 1/2 है। अब देखें यहाँ पे टी है, इसमें हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉस के साथ 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अब देखें आपको पता है कि cos 0 हमारे पास 1 होता है, sin हमारे पास 0 होता है, तो sin वाला जो फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा माइनस का 25/102 और यहाँ पे क्या बचेगा C1 बचेगा। तो ये हमारा और इसकी जो ये एक्स ऑफ नॉट हमने निकाला था इसमें, यहाँ पे देखो 0 पुट करेंगे और इसका यहाँ पे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो उस ऊपर वाला ही काम होगा। तो इस तरह ये C1 और C2 की हमने वैल्यू फाइंड की है। और ये देखें C1 हो गया, C2 हो गया। अब हैंस द सॉल्यूशन। अब देखें सॉल्यूशन में हमने क्या किया है कि A और B की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और C1 और C2 की वैल्यूज़ पुट कर दी हैं और ये हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ये सॉल्व हो गया। ट्रांज़िटिव और स्टेडी ये मैं आपको आगे एक क्वेश्चन करवाऊँगा, उसमें आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये क्या होता है। सिर्फ़ आपने इसका एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि इसका ये वाली लाइन एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल ट्रांज़िटिव सॉल्यूशन प्लस स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन। क्विज़ में पूछ सकते हैं कि ट्रांज़िटिव सॉल्यूशन प्लस स्टेडी होता है तो हमारे पास क्या आता है दूसरा एक्स ऑफ टी सॉल्यूशन आता है। अब एग्जांपल है सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। हमारे पास डी ए स्क्वायर एक्स ओवर डी टी स्क्वायर प्लस 2t डी एक्स ओवर डी टी प्लस 2x इज इक्वल टू 4 cos t प्लस 2 sin t और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी। सबसे पहले हम ये लेफ्ट साइड वाले को कंसीडर कर लेंगे, इज इक्वल टू 0 है, पुटिंग करेंगे। जिसको एग्जाम्पल नंबर 1 आ गया है समझ, वो इस पूरे लेक्चर को कर सकता है। ये हमारे पास पुटिंग की, हमने सिंपल सी एक्सेलरी इक्वेशन बना ली, हमने ये वाली बन गई। उसके बाद रूट्स फाइंड किए, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, ये सिंपल सा क्वाड्रेटिक फार्मूला है जिसमें आप देख सकते हैं, और हमारे पास ये कंडीशन बन गई। इधर अब हम भी देखें तो कम्प्लेक्स रूट हैं, तो हमारे पास एक्स ऑफ सी हमारे पास क्या बनेगा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, तो e की पावर टी इंटू C1 cos t प्लस C2 sin 2 ये बन जाएगा। हाँ, पार्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, इसमें एंगल हमारे पास टी यूज़ हुआ है सिंपल सा, तो एक्स ऑफ पी इज इक्वल ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। तो हमारे पास ये फर्स्ट डेरिवेटेड, ये सेकंड डेरिवेटेड, ये इक्वेशन, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास यहाँ से हमने सिंप्लीफाई करके हमारे पास ये देखें कैसे कैसे वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, फिर हमारे पास ये वाला इसका सब्सटीट्यूटिंग आ गया, ये चीज़ बन गई। आप देखें यहाँ पे हम क्या करते हैं सब्स्टिट्यूटिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ डिफरेंशिएशन है, ये हमारे पास यानी कि लेफ़्ट साइड वाली बन गई और ये हमारे पास राइट साइड की बन गई। अब हम इसके कोएफ़िशिएंट करते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो हमारे पास 4 आ गया, यानी कि ये चीज़ आ गई और इधर से 4 आ गया, इधर से ये चीज़ आ गई और साइन से साइन कैंसिल हो गया तो हमारे पास 2 आ गया। अब देखें इनके हम कोएफ़िशिएंट करते हैं, तो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीपल कर देंगे तो हमारे पास ये अददी सार इक्वल हो जाएंगे। तो हमने इनको आगे इक्वेशन यानी कि सॉल्व किए हैं, तो हमारे पास ए हमारे पास 0 आ गया, सिंपल सी कैलकुलेशन है आप देख सकते हैं, और ए की वैल्यू किसी में पुट की तो हमारे पास बी आ गया। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हम पुट करें, आप देखें ए यहाँ पे 0 है तो ये पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास 2 साइन टी हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। जनरल सॉल्यूशन में हम पुट करेंगे एक्स ऑफ सी प्लस एक्स ऑफ पी, इसमें हमने ये एक्स ऑफ सी है हमारे पास और ये हमारे पास एक्स ऑफ पी है। अब हम इसका डेरिवेट लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट का डेरिवेटेड सेकंड एज इट और प्लस सेकंड फर्स्ट एज इट सेकंड का डेरिवेटेड और साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा। तो ये हमने इसका डेरिवेट ले लिया। अब अप्लाइंग द कंडीशन करेंगे, एक्स ऑफ 0 इज इक्वल टू
ये ज़ीरो हो जाएगा, और एक्स नॉट ज़ीरो यानी कि डेरिवेटेड में हम जो निकाला है उसमें टी ज़ीरो पुट करेंगे और इज़ इक्वल टू 3 रखेंगे। अब देखें इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ पुटिंग कर दिया ताकि आपको समझ आ सके। ई की पावर माइनस टी, यहाँ पे देखें जहाँ-जहाँ पे टी था वहाँ पे हमने 0 पुट कर दिया है। तो कॉस 0 हमेशा 1 देता है, तो ये देखें C1 बन जाएगा, और ये साइन वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें ये जो कॉस है यहाँ पे हमें C2 मिलेगा, और यहाँ पे देखें 2 इंटू 0 हमारे पास cos 0 है तो हमारे पास 1 बन जाएगा। तो हमने ये सिंपल सी कैलकुलेशन की, जहाँ से 2 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास C0 था तो C1 हमारे पास, C2 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पुटिंग C1 एंड C2 वैल्यू इन जनरल सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे 0 हो गया तो ये सारे का सारा फैक्टर 0 हो गया, तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये वाला बन गया। अब देखें जो ट्रांज़िटिव टर्म और स्टेडी स्टेट थ्योरम था, तो जो प्लस से इस तरफ होगा यानी कि लेफ़्ट साइड, वो ट्रांज़िटिव टर्म होती है, जो राइट साइड पे होगी उसे स्टेडी स्टेट सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारे 2 थे, यानी कि क्विज़ में वो आपको इक्वेशन दे के पूछ सकता है कि इसमें से ट्रांज़िटिव टर्म बताओ या स्टेडी स्टेट टर्म बताओ, तो हम ईज़िली बता सकते हैं। उसके बाद मोशन विद द डैम्पिंग फोर्स इफ द सिस्टम इज़ द impressed upon a periodic force and there is no damping force, then there is no transitive term is called in the solution। अब देखें ये क्विज के तौर पे पूछा जा सकता है कि एक तो पीरियोडिक फोर्स हो सकता है, और नो डैम्पिंग फोर्स हो तो हमारे पास नो ट्रांजिटिव टर्म हो सकती है। तो ये हमारा था। अब एग्जाम्पल नंबर 3 है। ये एग्जाम्पल नंबर 3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि इसमें ये कोई ख़ास चीज़ नहीं दी गई। डी स्क्वायर डी, और यहाँ पे देखें ट्रांजिटिव टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो हम होमोजीनियस कंसीडर कर लेंगे, पुटिंग करेंगे, एक्सलरी इक्वेशन बनाएंगे, रूट्स फाइंड करेंगे, तो हमारे पास रूट्स कम्प्लेक्स आ गए, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्स सॉल्यूशन बनेगा तो वो ये बनेगा C1 cos ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन करते हैं, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में हमारे पास ये बन जाएगा, फिर फर्स्ट डेरिवेटेड सेकंड डेरिवेटेड। अब इसमें पुटिंग करेंगे, पुटिंग वही ध्यान से करनी है, बस सिंपल सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। तो हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी ए ओमेगा स्क्वायर माइनस गैगा स्क्वायर प्लस कॉस गैगा आर टी प्लस 20 ओमेगा स्क्वायर माइनस गैगा आर स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगी। तो हमारे पास यहाँ से कोएफ़िशिएंट हम निकालेंगे तो हमारे पास ये वाली सिचुएशन बन जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ए हमारे पास 0 बन जाएगा, ए की वैल्यू 0 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन में यहाँ पे हम पुटिंग अब देखें यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ ये वाला फैक्टर ही रह जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन में हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन ये बन जाएगा। अब इसका हम डेरिवेट ले लेंगे, तो सिंपल सा डेरिवेटेड है कि कॉस की वजह से माइनस आ गया, और ये जो ओमेगा था वो स्टार्ट में आ गया, और साइन टी हो गया प्लस C2 ओमेगा कॉस, यहाँ पे साइन था तो कॉस हो गया, प्लस ये वाला जो है स्टार्ट में आ गया, और कॉस साइन की वजह से कॉस हो गया, और गैगा ये गैगा है हमारे पास, इस तरह जो है टी हो गया। अप्लाइंग द कंडीशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ बन जाएगी, यानी कि C1 की हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एक्स ऑफ नॉट यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो C2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये मैंने पुटिंग करवाई है इसलिए यानी कि साथ साथ बता रहा हूँ बस। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन में पुट करेंगे, यहाँ पे ए कोएफ़िशिएंट कॉस ओमेगा टी का 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। उसके बाद ये इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब देखें नो दिस इज़ नॉट कंप्लीटली सॉल्यूशन, सो इट इज़ नॉट डिफाइंड फॉर गैगा इज़ इक्वल टू ओमेगा। However, limit x of t can be obtained use the omega approaches through omega। अब हम एल हॉपिटल रूल यूज़ करेंगे। एल हॉपिटल यूज़ रूल में क्या कहते हैं, एक्स ऑफ टी लिमिट एफ ऑफ नॉट गैगा अप्रोचेस टू ओमेगा माइनस ये वाला जो फंक्शन है हमारे पास वो बन गया। अब इसको हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई किया तो हमारे पास ये सिचुएशन बन गई। यहाँ से हम सिंपल से कैलकुलेशन करते हुए हम इस सिचुएशन में जाएंगे, और यहाँ से हम ये इसका
जनरल सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। एफ ऑफ नॉट ओवर 2 ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस एफ ऑफ नॉट ओवर 2 ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये हमारा इंपॉर्टेंट है। एलआरसी सीरीज सर्किट, एलआरसी सीरीज सर्किट में क्या करते हैं, एलआरसी सीरीज सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और क्विज में भी पूछा जा सकता है। रेजिस्टर क्या होता है, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। अ रेजिस्टर is an electrical component that limit or regulate the flow of electrical current in the electrical circuit, ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और उसके बाद the measure of external to which a resistor impedance or resist of current through it is called resistance, और इसको किस डिनोट करते हैं, आर से करते हैं। और इसकी जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, आई इज इक्वल टू वी डॉट 1/r, वी इज इक्वल टू आई आर। वी वी इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड रिप्रेजेंट वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज होता है और इट इज़ कॉल्ड ओहम, ओहम लॉ ये कहलाता है। और उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़, रजिस्टर में द फ्लो ऑफ द करंट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। उसके बाद इंडक्टर है, एन इंडक्टर इज द पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये किस में होता है, मैग्नेटिक फील्ड में होता है। यहाँ तक आपने याद करना है। और उसके बाद ये शॉर्ट में पूछा जा सकता है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, 1 डी आई ओवर डी टी। और इसके बाद ये पिछला हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी आई ओवर डी टी, तो वी इज इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। और इसका जो दूसरा है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, एन ही होता है, इसको एच से जाहिर करते हैं, ये हमारे पास क्विज़ में पूछ सकते हैं। कंपेस्टर स्टोर द चार्ज, द एबिलिटी ऑफ कंपेस्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ये हमारे पास शॉर्ट में पूछा जा सकता है। और ये भी क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी के, तो वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी आ जाएगा। और इसका ऐसा यूनिट फैराड होता है और इसको एफ से डिनोट करते हैं। क्रिस्पर्स वोल्टेज लॉ है, द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज अराउंड द क्लोज लूप इज़ ज़ीरो, क्लोज लूप के क्या होता है, ज़ीरो होता है, ये क्विज में पूछ सकते हैं। ये इसका एक सर्किट है, आप देखें जो हम मेन चीज़ की तरफ बढ़ते हैं। वी एल इज इक्वल टू, ये हो गया हमारे पास, वी आर इज इक्वल टू आर आई हो गया, और वी सी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी हो गया। नो क्रिस्पर्स लॉ, द सम ऑफ द नो बाय क्रिस्पर्स लॉ देन द सम इज इक्वल टू, अब ये जो हैं सारे ये सम हो जाएंगे, और वी एल प्लस वी आर प्लस वी सी इज इक्वल टू ई ऑफ टी, ये हमारे पास क्या है, टी है। नेक्स्ट हमारा जो है कि इसमें ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देंगे, एल डी आई ओवर डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू सी इज इक्वल टू ई की पावर टी बन जाएगा। और सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो गया है, ये ठीक हो गया। ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी, जब वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास क्या आ गया, since the circuit current I represent the rate of flow of charge, तो rate of flow यानी कि I इज इक्वल टू डी क्यू और डी टी बन गया। नो हम इसको क्या करेंगे, इसमें पुटिंग कर देंगे, तो एल डी स्क्वेयर क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी स्क्वेयर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ई की पावर ई ऑफ टी, ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। नो अबाव इक्वेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये हमारा क्विज में पूछा जा सकता है। ई ऑफ टी इज इक्वल टू आर ऑफ ज़ीरो, देन द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ द सर्किट आर सेड टू बी फ्री डैम्पिंग ऑसिलेटर, ये भी क्विज में पूछा जा सकता है। ई ऑफ टी ऑफ ज़ीरो और आर इज इक्वल टू ज़ीरो, देन द इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन कैन बी कॉल्ड ऑन डैम्पिंग फ्री ऑन डैम्पिंग ऑसिलेटर, ये भी क्विज में पूछा जा सकता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारे पास क्या बनेगा, एल डी स्क्र क्यू ओवर डी टी स्क्र प्लस आर डी क्यू ओवर डी टी प्लस क्यू ओवर सी इज इक्वल टू ज़ीरो। वही जैसे हम पहले पुट करते थे कि x इज इक्वल टू ई की पावर एम टी, और यहाँ पे q इज इक्वल टू ई की पावर एम टी, ये इसका फर्स्ट डेरिवेटेड, ये इसका सेकंड डेरिवेटेड। और हम इसकी एक्सपेरिफिकेशन हमारे पास क्या क्या बनेगी, एल एम का स्क्वायर प्लस आर एम प्लस 1 ओवर सी इज इक्वल टू ज़ीरो।
if r is not equal to 0 then the damping on the discriminant the auxiliary equation। तो auxiliary equation में हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स हो सकते हैं और कम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। तो रियल रूट्स कब होते हैं? डी स्क्वेयर माइनस 4l सी इज इक्वल टू 0। और केस टू में हमारे पास क्या हो सकता है? आर स्क्वेयर माइनस 4l सी इज इक्वल टू कम्प्लेक्स। और कम्प्लेक्स रूट्स में क्या हो सकते हैं? जब ये 0 से कम हो। और इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? ये। और नॉन होमोजीनियस जनरल फैक्टर हमारे पास क्या बनेगा? ई की पावर माइनस आर टी ओवर 2l। तो ये था हमारा लेक्चर, होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलना। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत होती है तो प्लीज़ हमारे लेक्चर को फुल वॉच किया करें, ऑनलाइन वॉच किया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें।